फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन लेसन 1। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का पूरे निचोड़ वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन में कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम लगती है तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप नए व्यूवर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर सवाल देखिए, किसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? किसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं? ऑप्शन देखिए, आपको बारीकी से समझ में आएगा। बस आप इस वीडियो को एक कोने में बैठकर अच्छे से देखें, लेसन ये जो है समाप्त हो जाएगा आपको। ऑप्शन ए कहता है आपतित किरण, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि हम प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो याद रखना, अगर जहां प्रकाश हो, अंधेरे में जा रहे हो और वहां प्रकाश आ गया और जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ी वही वस्तु आपको दिखेगा, तो किसकी सहायता से दिखा? प्रकाश की सहायता से दिखा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बता देना, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज और दूसरा अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सभी डिटेल में क्लियर होगा, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। क्वेश्चन अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने नियम है? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इसका आंसर तो सभी को पता होगा, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। वह नियम कौन कौन से होते हैं? पहला नियम मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही तल में होता है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, मैंने 2 नियम पूरे डिटेल से बताया हूं और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होंगे? तो पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूजन में हो कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसके प्रकार है, तो वह गोलीय दर्पण के प्रकार है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है? ऑप्शन देखिए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब अगर सीधा बने या छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण में बनता है। देखिए अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब छोटा बनता है? नहीं बनता, यानी कि अवतल दर्पण में बड़ा बनेगा, समतल दर्पण में बराबर बनेगा और यहाँ पर उत्तल दर्पण में ही सिर्फ सीधा और छोटा बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा होता है? अभी मैंने कवर किया था कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। देखिए जिससे भी प्रतिबिंब बड़ा, छोटा और बराबर बने, ये तीनों क्वेश्चन कवर किए। ये तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछने की संभावना हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ऑप्शन देखिए अभिसारी है या अपसारी है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अवतल दर्पण एक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अवतल दर्पण एक अभिसारी है। अवतल दर्पण एक अभिसारी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसी से रिलेटेड है, यानी कि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? तो अभी अवतल दर्पण जब अभिसारी होगा तो अवतल दर्पण क्या होगा? अपसारी होगा। ठीक है, अवतल दर्पण अगर अभिसारी रहे तो उत्तल दर्पण अपसारी होगा, याद रखना। ये दोनों में से एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा होता है? तो राइट आंसर यानी कि ऑफकोर्सली इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा यानी कि प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब समतल मतलब बराबर होता है? तो दोस्तों वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें समतल और बराबर बनता है? ऑप्शन देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनेगा, यानी कि समतल बनेगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वह कौन ऐसा दर्पण है जो बराबर बनता है यानी कि समतल बनता है, तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मारना, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है यानी कि बराबर होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल टाइप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लेना उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखिए, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा और वास्तविक एवं आवर्धित। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि काल्पनिक एवं सीधा। देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि काल्पनिक एवं छोटा। देखिए क्वेश्चन मैंने पीछे कवर किया था, लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं दिए हैं तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर क्या है, काल्पनिक एवं छोटा। क्या आप जानते हो काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, या आप काल्पनिक को आभासी बोलो या आभासी को काल्पनिक बोलो, दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। याद करके रखना, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब की बात आ जाए तो वह हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। क्वेश्चन कहता है 11 नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग के मन में चल रहा होगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि काल्पनिक होता है। काल्पनिक को आप आभासी भी कह सकते हो, तो आभासी क्या बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है यानी कि बराबर बनता है, तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बराबर बनेगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का भी हम काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब, तो अभी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, सीधा होता है या उल्टा होता है या तिरछा होता है या आधा होता है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप काल्पनिक की जगह पर अगर आपसे आभासी पूछ दे तो याद रखना आभासी भी सीधा होता है, काल्पनिक भी सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन देखिए, सीधा होता है या उल्टा होता है या तिरछा होता है या आधा होता है। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। दोनों में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच में अंतर लिखे, यानी कि इन दोनों के बीच में आपको अंतर देना है, क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने गए कोण क्या कहलाते हैं, यानी कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वह कौन सा कोण होता है। ऑप्शन देखिए, आपतन कोण या परावर्तन कोण या निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग डॉट खा जाते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपतन कोण नहीं होगा। सवाल ध्यान से पढ़िए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि निर्गत कोण ही बनेगा। कौन सा कोण बनेगा इसके बीच, तो निर्गत कोण बनेगा, आपतन कोण नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। जो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर को F से निरूपित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से। तो दोस्तों यानी कि इसके बीच में क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए, R बराबर 2F, बी में कह रहा है F बराबर R, ऑप्शन सी में कह रहा है F बराबर 2/R, ऑप्शन डी में कह रहा है कि R बराबर F/2। तो दोस्तों इसके बीच जो संबंध है 16 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि R बराबर 2F। क्या संबंध है, R बराबर 2F। ये क्वेश्चन गोलीय दर्पण के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज और प्रदीप्त और प्रकीर्णन। तो दोस्तों आपने जो है
ट्यूशन में इसका लेसन पढ़े होंगे। प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहते हैं किरणपुंज, यानी कि किरणों के समूह को हम किरणपुंज कहते हैं। राइटली आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किरण किसे कहते हैं तो आप जानते होंगे, किरणों के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपने शुरुआत कोचिंग में पढ़े होंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, परादीप्त और प्रकीर्णन। तो दोस्तों जिस भी प्रतिबिंब से अगर प्रकाश निकलेगा तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे, यानी कि राइट आंसर 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश स्रोत कहते हैं। किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर सवाल कह रहा, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब गाड़ी होता है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु को छोटा दिखाई देगा। जैसे कि आप ट्रक चला रहे हो, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पीछे कोई बड़ा ट्रक आ रहा, तो अगर अवतल दर्पण लगा रहेगा तो ट्रक को और बड़ा कर देगा और आप जो है एक्सीडेंट हो सकते हो। इसलिए उसमें उत्तल दर्पण लगाता है कि बड़ा चीज जो है छोटा उसमें दिखाई दे और आप आसानी से राइट लेफ्ट ले सकें। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्च सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मतलब टॉर्च सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो टॉर्च होता है, जो प्रकाश को फैला देता है, आप देखते होंगे जैसे टॉर्च को चालू करते हैं तो वह प्रकाश फैल जाता है, तो वह किस दर्पण के द्वारा फैलता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा फैलता है। यानी कि अवतल दर्पण का काम यह है कि किसी भी वस्तु को बड़ा दिखाई देना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर सवाल, गाड़ी चालक के सामने किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ी चालक के सामने होता है, यानी कि जो सीधा ड्राइवर जब ड्राइव करता है उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है वह कौन सा दर्पण रहता है? ऑप्शन देखिए, अवतल, उत्तल, समतल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हो। वह दर्पण जो होता है समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण इसलिए होता है क्योंकि आगे तो दर्पण लगा रहता है, जो आगे कोई भी वस्तु दिखे या कोई भी गाड़ी दिखे तो वह बराबर दिखाई दे और लेफ्ट राइट और सीधा लेने में आसानी हो जाए। तो याद रखना, गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है वो समतल दर्पण लगा रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण का काम है किसी वस्तु का बड़ा दिखाई देना। तो जब आप दाढ़ी बनाओगे तो वह छोटा बाल बड़ा दिखाई देगा अवतल दर्पण में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? यानी कि ये चारों ऑप्शन में से आपको दर्पण का सूत्र बताना है। जो दर्पण का सूत्र बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, 1/v + 1/u = 1/f है। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन सी में भी देख लीजिए, ऑप्शन डी में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 1/v + 1/u = 1/f। मैं आपको इस रूप में लिख देता हूँ, 1/v + 1/u और बराबर 1/f। ये जो है दर्पण का सूत्र है। और जब हम प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें आपका लेंस का सूत्र आ जाएगा, जो मैंने इसमें उपयोग होता है। 24 नंबर सवाल देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य ध्रुव और वक्रता त्रिज्या। तो ये क्वेश्चन काफी VVI है। 24 का ऑप्शन बी, यानी कि उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से सीधी रेखा जो गुजरती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, तो ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कि समतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि अंदर की तरफ वक्रित हो, ठीक है। जैसे कि ये जो इस प्रकार बनती है, तो बोला कि अंदर की तरफ पूरी पट्टी रंगाया हुआ हो, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है अवतल दर्पण है, जिसका अंदर वक्रित हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है।
उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन देखिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको वक्रता त्रिज्या यानी कि r निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है r बराबर 2 गुने f। क्या होता है? r बराबर 2 गुने f। तो देखिए दोस्तों दो लिखा जाएगा और f का मान 10 और 2 से 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका वक्रता त्रिज्या होगा। इस प्रकार आप निकाल लोगे। अब उसी पे आधारित एक क्वेश्चन और है। 27 नंबर सवाल देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसमें वक्रता त्रिज्या पूछा था और फोकस दूरी दिया था, लेकिन इसमें फोकस दूरी पूछ रहा है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा f बराबर r/2 होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? f बराबर r/2। तो देखिए हम इस फॉर्मूला पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो f बराबर r/2, r का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। तो आपको 28/2 लिख देना है और 2 से 28 को काट देना है, 14 आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा f निकलेगा वो 14 सेंटीमीटर निकलेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा 14 सेंटीमीटर होगा। याद रखना अगर वक्रता त्रिज्या दिया रहे और फोकस पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है r बराबर f बराबर r/2। और अगर फोकस दिया रहे और वक्रता त्रिज्या पूछे तो आपको r बराबर 2 गुने f लगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रोगियों को नाक, कान, गले आदि को जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। यानी कि जब डॉक्टर जो है रोगियों को नाक, कान, गले इत्यादि में जांच करते हैं तो वह उसमें जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर सवाल देखिए। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव जो होती है और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? ऑप्शन देखिए अक्ष, फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या या वक्रता व्यास। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन बी यानी कि फोकसांतर कहेंगे। इसकी जो बीच की दूरी होगी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी उसे हम फोकसांतर कहते हैं। और हम 30 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी कि ऑप्शन 4 है और सभी दर्पण है। ऑप्शन कह रहा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का लेसन 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रकाश का परावर्तन, उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलना। तो लास्ट में कुछ आपसे कहना चाहता हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बेस्ट ऑफ लक। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट खींच लो और इसको याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। प्रकाश का अपवर्तन की वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।